नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में थोड़ी रिकवरी क्या आई, आईपीओ वापस आने शुरू हो गए और अच्छा भी है। मार्केट, प्राइमरी मार्केट एक्टिव होता है तो हमारे इन्वेस्टर्स को कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। बाज़ार में तो ये जानना बहुत संभव नहीं होता है कि आखिरकार किसी शेयर का वैल्यूएशन क्या है, लेकिन आईपीओ में जनरली हमारे जो रिटेल निवेशक हैं वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से वो अपने मेंटली एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितना रिटर्न आने वाला है। तो अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो पिछले दिनों का अनुभव ये है कि शेयर जो हैं अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं और उसके बाद अगर कोई एग्ज़िट कर देता है इन्वेस्टर तो उसको अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। तो इस सीरीज़ में जो पहला आईपीओ है वो है एथर एनर्जी और ये सोमवार को खुल रहा है 28 तारीख को और 30 तारीख तक ये खुला रहेगा। इस आईपीओ के बारे में हमने ये वीडियो शुक्रवार को इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा अगला वीडियो अब सोमवार शाम को आएगा और अगर आप में से कोई सोमवार को इस शेयर के लिए बिड करना चाहें, यानी इस आईपीओ के लिए बिड करना चाहें तो उनको एक जानकारी मिल सके और अपने बिडिंग के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन वो ले सकें। तो पहले जान लेते हैं कि ये इसका प्राइस बैंड क्या है। तो प्राइस बैंड इसका 304 रुपये से 321 रुपये है और कंपनी करती क्या है, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को असेंबल करती है, ठीक है, बनाती नहीं है। बनाना और असेंबली में एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए क्या होता है, ये डिज़ाइन कर लेते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं ना उसमें, उन कंपोनेंट्स को ये डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे बैटरी है, मोटर है, ठीक है, तो बैटरी तो ये अपने यहाँ बनाते हैं, तो बाकी सब चीज़ों को ये क्या करते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से दूसरे जो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले हैं उनको दे देते हैं वो डिज़ाइन, और वहाँ से वो डिज़ाइन जब लाते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से जब पार्ट तैयार करके लाते हैं तो इनके जो कर्नाटका में इनकी एक फैक्ट्री है वहाँ पर ये इसको असेंबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर असेंबल करते हैं, फिर इसके बाद जो उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो ये तैयार करते हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर लगा रहता है उसमें सारे, आजकल तो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसमें आपने देखा होगा वो सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होते हैं। तो उस तरह का ये भी काम करते हैं। बैटरी खुद बनाते हैं, चार्जर भी ये खुद बनाते हैं। तो ये इनके बेसिकली काम रहा। तो ओला जैसी कंपनी है, आप ये समझ लीजिए ओला जैसी कंपनी है। अब ये जो एथर एनर्जी का जो आईपीओ है, इसमें हम हमारे दर्शकों के लिए क्या ख़ास बात लेके आए हैं वो इसके फाइनेंशियल्स हैं। हमने ये देखा कि नायका का जो आईपीओ आया या होनासा का जो आईपीओ आया, जिसके बारे में हमने अभी पिछले दिनों जिस शेयर के बारे में हमने डिस्कस भी किया, और इसी तरह के जैसे रिलायंस पावर के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जो बड़े हाइप की कंडीशन में आया। तो ऐसी कंपनीज का एक बार हाइप के स्थान पर अगर हम उसको फंडामेंटली देख लें कि आखिर ये कंपनी है कैसी, तो हमारे लिए एक मन में डिसीजन लेने का सही रास्ता हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर स्थिति ये है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसमें से जो इनके प्रमोटर्स हैं ना वो कौन कौन हैं और वो उनको जो शेयर मिले हैं ना उनको अब ये इस आईपीओ में कुछ पार्ट उन शेयर्स का वो बेच भी रहे हैं। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है इसके जो प्रमोटर्स किस रेट पे उन्होंने शेयर लिए और अगर 321 रुपये का उनको भाव मिल जाता है, जो मुझे लगता है कि अपर प्राइस बैंड पे उनको मिल ही जाएगा, तो क्या उनको लाभ होने वाला है। तो देखिए पहले इनके जो प्रमोटर हैं वो है तरुण मेहता। तो उनके पास जो है टोटल 2 करोड़ शेयर हैं। तो अगर 321 रुपये का भाव मान लिया जाए उन शेयर्स का आईपीओ में, अगर वो 321 पे आईपीओ का प्राइस 321 रुपये डिसाइड हो जाता है तो 642 करोड़ की उनकी वेल्थ हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे प्रमोटर हैं स्वप्निल जैन, तो उनके पास भी 2 करोड़ शेयर हैं और उनकी भी 642 करोड़ रुपए की वेल्थ हो जाएगी। ये बात तो रही। अब उन्होंने शेयर कितने में लिए, तो देखिए 21 रुपये में उन्होंने शेयर लिए। दोनों इन प्रमोटर्स ने 21 रुपये में शेयर लिए और इस आईपीओ में ओएफएस के थ्रू, यानी वो पब्लिक को बेच रहे हैं अपने शेयर। कितने शेयर बेच रहे हैं, करीब 9.8 लाख, यानी करीब 10 लाख वो शेयर बेच रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए 321 का तो भाव, 21 रुपये में उनको मिले,
10 लाख की 9.8 की जगह आप 10 मान लीजिए, और 10 लाख उनको ये शेयर ये बेच रहे हैं दोनों प्रमोटर, 10-10 लाख, तो 300 रुपये, 10 लाख शेयर इंटू 300, ये मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, इतना इनको फ़ायदा होने वाला है इस IPO में। ठीक है, इसके बाद एक सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है, तो उसकी एक सब्सिडरी है, तो उसको अलॉट हुए 204 रुपये में। ठीक है, वो 321 रुपये में मिलेगा और वो 60 लाख शेयर बेचेगा। एक NIIF करके एक फंड है, ठीक है, उसको 184 रुपीज़ में अलॉट हुए, वो 26 लाख शेयर बेचेगा। एक टाइगर ग्लोबल फंड है, उसको 4 लाख शेयर मिले, कितने रुपए में, 39 रुपीज़ में, तो वो ये 4 लाख शेयर बेचने वाला है। इसके अलावा एक जो दो इनके प्रमोटर हैं, वो एक हीरो है और एक IIT मद्रास है। तो हीरो जो है उनको 146 रुपये में मिले, और IIT मद्रास के 2 फंड्स हैं, एक्चुअली ये 2 इनके डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक है IIT मद्रास रूरल टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फंड, तो उसको 8 रुपये 31 पैसे में मिले, और एक IIT रूरल नहीं, IIT इंक्यूबेशन फंड, तो उसको 1 पैसे में मिले, यानी फ्री में मिले उसको शेयर। तो देखिए, ये पहली बात, थोड़ा सा इस वीडियो से इतर जाते हुए, वीडियो के सब्जेक्ट से इतर जाते हुए मैं आपको ये बता दूं कि जो IIT मद्रास है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत से नवाचार कर रही है, और बहुत सारे वो ऐसे छोटे छोटे वेंचर्स को प्रमोट कर रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल के साथ काम कर रही है, वेंचर कैपिटल जैसा काम कर रही है। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि आप एक आइडिया लेके आए, छोटा सा आइडिया लेके आए, तो ये सपोर्ट करते हैं, टेक्निकली सपोर्ट करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट के रूप में सपोर्ट करते हैं, जो फंड वाले होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे ये मिलवाते हैं। ठीक है, कैसे कंपनी को डेवलप करना होता है वो ये सिखाते हैं। ठीक है, फिर साथ में खुद का कुछ पैसा भी लगाते हैं, और आइडिया अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें, जैसे इन्होंने 1 पैसे में लिया IIT इंक्यूबेशन सेल जो इनका है, तो उसमें 1 पैसे में लिया, और वो 321 रुपये में अगर बेच दें, तो आप ये देखिए कितने बड़े, मतलब 321 रुपये का हर शेयर पे फ़ायदा, 1 पैसा तो आप नॉमिनल मान लीजिए। ऐसे ही ये जो स्पोर्ट्स हैं उसमें किसी कंपनी की या किसी टीम की जीतने की और हारने की संभावनाओं से रिलेटेड बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो सट्टे के लिए नहीं है वो, कि जैसे बैटिंग करते हैं अपन, वो सट्टे वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन टीम का अगर मान लीजिए वो असेसमेंट किसी पर्टिकुलर टीम को मिल जाए कि हमारी जीतने की संभावनाएं हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए भारतीय टीम को मिल जाए, क्रिकेट टीम को मिल जाए कि हम हमारी जीत की संभावनाएं कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस तरह के जो टेक्निक जो है ना, ये उस तरह के गेम प्लान टीम डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है, आप ये समझ लीजिए, डेटा से रिलेटेड स्ट्रैटेजिक सपोर्ट एक टीम को मिल जाता है। तो अगर आपको इनके जो IIT मद्रास के आप साइट पे चले जाइए, और वहाँ पर इनकी जो इंक्यूबेशन सेल है ना, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह के नवाचार भारत में कर रहे हैं। और कोई IIT, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और कोई IIT इस तरह की एक्टिविटीज़ जो प्राइवेट इक्विटी टाइप का या वेंचर कैपिटल टाइप का काम वो नहीं कर रही है अभी तक देश में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा IIMs जो हैं, हाँ, इसके बारे में एक और मैं बात बता दूं कि अभी ये जो इनका रूरल टेक्नोलॉजी वाली जो इनका जो इंक्यूबेशन सेल है IIT का, उसने उसको उसके एक किसी कंपनी को, छोटी कंपनी को नाबार्ड ने भी खरीदा है, अभी रिसेंटली खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब एक बार साइट पे जाके, जो लोग इंटरेस्टेड हो, एक बार साइट पे जाके देखें कि किस तरह की कंपनीज अब आ रही हैं। ठीक है, उससे एक आपको इंसाइट मिलती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। खैर, अब ये सारी रही बात कि इनके जो प्रमोटर्स है ना, किसको कितना शेयर है, किस रेट में मिला। आपको तो 321 में मिलेगा, बाकी सबके तो जो हाईएस्ट प्राइस जो है ना, वो ये सिंगापुर सोवरेन वेल्थ फंड का को जो अलॉट हुए 60 लाख शेयर, वो 204 रुपये, और आपको 321 में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना गैप है। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की। ठीक है, यही का सबसे बड़ी इसमें
जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या जो कोर बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप अभी सुन लीजिए। मार्च 22 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वो 228 करोड़ नेगेटिव था। इसके बाद मार्च 23 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 871 करोड़ नेगेटिव था और मार्च 24 में फिर 268 करोड़ नेगेटिव है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके ऑपरेशन से आपके पास कैश नहीं आ रहा, आप कैश बर्न कर रहे हो। इसके बाद ईपीएस की बात करें तो मार्च 22 में ईपीएस या ऐसे कहें कि इनकी इनकम की बात करते हैं, प्रॉफिट की, तो मार्च 22 में इनका जो प्रॉफिट तो था नहीं, लॉस है 345 करोड़ का। मार्च 23 में ये लॉस बढ़ के 863 करोड़ 863 करोड़ हो गया और मार्च 24 में ये लॉस बढ़कर 1062 करोड़ हो गया, 1062। जब लॉस इतना हो गया तो ईपीएस आप देख लीजिए, ईपीएस मार्च 22 में ईपीएस इनकी -27, मार्च 23 में ईपीएस -48। जब लॉस है तो ईपीएस तो नेगेटिव होने वाली है ही, और मार्च 24 में ईपीएस 47 की हो गई। तो आपको एक ध्यान होगा कि ओला का एक आईपीओ आया और वो बड़ी हाइप में आया। खास बात ये है कि ये वाला जो आईपीओ आ रहा है ना, ये बड़ा ठंडे माहौल में आ रहा है, हाइप नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन वो आईपीओ, वो जो ओला वाला आया वो हाइप में आया, वो 100 रुपये का उसने क्रॉस कर दिया प्राइस ने, ठीक है, और लोग लेने दौड़ पड़े। अब वो 50 रुपये 60 रुपये तक स्ट्रगल कर रहा है। उसका कारण क्या था? उसका कारण उसके लॉस मेकिंग फाइनेंशियल्स थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनके भी लॉस, एथर वालों के भी लॉस मेकिंग फाइनेंशियल्स हैं। ओला का अगस्त 24 में आईपीओ आया था, तो उसके मार्च 24 के फाइनेंशियल क्या थे कि उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे ना, रेवेन्यू, कैश फ्लो नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था ना, वो 5010 करोड़ था, ठीक है। और उसकी आरओई था ना, वो लॉस मेकिंग थी, तो -78%। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, जो 5010 5010 करोड़ रुपया उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, यानी सेल, स्कूटरों की सेल से आप ये समझ लीजिए, उसको जो पैसा आता था वो 5010 करोड़ आता था, और जो उसकी आरओई थी वो -78%। इसके कंपैरिजन में एथर की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 1754 करोड़ है मार्च 24 में, और आरओई जो है ना -194% है। ओला का 5010 करोड़ रेवेन्यू, एथर का 1754 रेवेन्यू। ओला की आरओई -78%, इनकी -194, यानी 200 गुना, 200%। ओला के शेयर का हाल आपने देख लिया। अब जब आप 321 रुपये में इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इस शेयर का क्या हाल होने वाला है वो आप हिस्ट्री से देख लें। भाव के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि अभी एंकर इन्वेस्टर आएगा, वो अपना पैसा लगाएगा, वो कुछ चलेगा, फिर वो 1 महीने का लॉक इन होगा, फिर 2 महीने का लॉक इन होगा, फिर 6 महीने का लॉक इन होगा। मैं जस्ट बात करने के लिए कह रहा हूँ। फिर कुछ कहानी चलेगी मीडिया में। मैं सिर्फ आपसे एक बात ये कह रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त लॉस मेकिंग कंपनी, इसमें सबने पैसा बना लिया। आपको लगता है आप बना लोगे? ग्रे मार्केट प्रीमियम भी, जहाँ तक मेरी जानकारी, बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो जब तक अभी 2 दिन का समय है, अब जब तक आईपीओ खुलेगा और जब तक आईपीओ बंद होगा तो काफ़ी गैप हो जाएगा उन दिनों में, और हो सकता है वो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है वो आपको आकर्षित करने लगे। देखिए, सब्सक्रिप्शन करना या नहीं करने की राय मेरी कोई है नहीं। मैं निजी तौर पे मैं ये कह दूं, मैं तो ऐसी कंपनियों से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आपको ये लगता है कि ये सारे फाइनेंशियल मार्च 2024 के हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि बस इस मार्च 2025 तक इनके कुछ सुधार इनमें आ गया हो तो आप अप्लाई करें।
दूसरी बात, ये खुलता किस भाव पर है, मतलब आईपीओ के बाद ये किस भाव पे खुलेगा ये भी पता नहीं। बस मेरा आपसे एक सजेशन ये है कि आप अगर चढ़ती बस में चढ़ना जानते, चलती हुई बस में अगर आप चढ़ना जानते हैं ना, तो आपको चलती हुई बस में से उतरना भी आना चाहिए। बस मैं इतनी सी बात आपको कह रहा हूँ, ताकि आप परेशान ना हो। ट्रैप होना आसान है, ठीक है भाई, आप तो सब, आपने तो पैसे बना लिए साहब, मेहता साहब ने बना लिए, जैन साहब ने बना लिए, सिंगापुर के सोवरेन वेल्थ फंड ने बना लिए, टाइगर ग्लोबल ने बना लिए, ठीक है, वुल्फ ने बना लिए, डॉग ने बना लिए, अरे सब ने बना लिया, मेरा क्या होगा। तो ऐसे विचार की, हाँ आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी है कि भाई मैं अप्लाई करूँगा और मैं तो जैसे ओपनिंग होगी जो भी भाव होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं तुरंत फर्स्ट भाव में निकल जाऊँगा, या मैं लूँगा और मोमेंटम चेज़ करना मैं जानता हूँ, अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं आया तो मोमेंटम चेज़ करना मैं जानता हूँ, है, या आपको इसके ऊपर विश्वास है कि भाई ये कंपनी तो बड़ी शानदार चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ईवी की बहुत ज़्यादा डिमांड, जो भी आपके दिमाग में, एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब ये, आप किसी भुलावे में मत रहना, इसका हाल बहुत ख़राब है। तो आप चाहे मोमेंटम की स्ट्रैटेजी अपनाएं, चक्रव्यूह में घुसना अगर आपको आता है ना, तो निकलना भी आना चाहिए, वो अभिमन्यु जैसा हाल अपना नहीं करना, ठीक है। तो ये रही एथर आईपीओ की, एथर एनर्जी के आईपीओ की बात। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। और अगर आपको शेयर बाज़ार के बारे में कोई जानकारी चाहिए या इस बारे में कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट करके, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य लिखें। जो भी शेयर की मैं बात करूं उसमें मेरी कोई ख़रीद फरोख्त की राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस बारे में निर्णय करें। और इस आईपीओ में भी ना मेरी अप्लाई सब्सक्राइब की राय है, ना मेरी होल्ड की राय है, ना मेरी दूर रहने की राय है। मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे, उन फैक्ट्स के हिसाब से आप एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेने की मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। पदम शर्मा जी जो हैं वो नेक्टार लाइफ साइंसेज के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, एक चंडीगढ़ बेस्ड, पंजाब और हरियाणा में एक्चुअली इसके ऑपरेशन है, प्लांट्स हैं। तो ये एक एपीआई और फॉर्मुलेशन के बिजनेस में। अब एपीआई क्या हुआ, एपीआई वो है, जैसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, एपीआई का मतलब ये दवा का एक्चुअल कंटेंट। जैसे क्रोसिन है, क्रोसिन एक ब्रांड है, उसके अंदर जो दवाई है उसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के साथ साथ कई चीज़ें और मिली रहती हैं ताकि वो अच्छे से गोली की फॉर्म में अच्छे से बंध सके, ठीक है। तो वो बाकी सब चीज़ों को हटा दीजिए, जो मेन मॉलिक्यूल है पैरासीटामोल का उसको एपीआई बोलते हैं। अब ये फॉर्मुलेशन क्या हुआ, जब उसको मैं ब्रांडेड कर देता हूँ तो उसको फॉर्मुलेशन बोल देते हैं। तो ये जो कंपनी है नेक्टार लाइफ साइंसेज, ये एपीआई और फॉर्मुलेशन दोनों बनाती है। इसके अलावा ये जो एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, वो जो जिलेटिन के जो अपन कैप्सूल जो लेते हैं ना, तो वो वाला कैप्सूल, तो उसके खोल भी बनाती है, जिसमें जो कैप्सूल होता है उसमें एक पाउडर भरा रहता है। तो आपको कहता है भाई कैप्सूल ले लो, तो वो कैप्सूल आपने खोला और खा लिया, तो वो जिलेटिन के कैप्सूल भी वो ये बनाती हैं। इसके अलावा ये लगभग 45 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। किस चीज़ का एक्सपोर्ट करती है, ये सेफालोस्पोरिन्स जो दवाई होती है ना, उस कैटेगरी की जो दवाइयाँ होती हैं वो। अब आप कहेंगे ये सेफालोस्पोरिन्स क्या होता है, देखिए एक जेनरिक नाम है और आप इसको वैसे दवाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन या किसी भी व्यक्ति के चेस्ट के इन्फेक्शन होता है तो कई बार सेफिक्सिम लिखता है डॉक्टर, ठीक है। तो वो सेफिक्सिम के अलग अलग जनरेशन, ठीक है, एक जेनरिक नाम तो सेफालोस्पोरिन है और उसकी जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 4, 5 इस तरह के, मतलब वो और बेटर उसके जो मॉलिक्यूल जो है ना और बेटर करते थे। तो जनरिक नाम उसका सेफालोस्पोरिन है। तो सेफिक्सिम टाइप की जो दवाई है ना वो ये बनाते हैं, जो लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर, नोज़ एंड ईयर इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए ये दवाई काम आती है। और ये
टैबलेट भी बनाते हैं, मतलब सब तरह के वेरिएशन बनाते हैं इसमें। तो ये टैबलेट भी बनाते हैं, ये कैप्सूल भी बनाते हैं, ये इंजेक्शन भी बनाते हैं, ये ड्राई सिरप भी बनाते हैं। वो ड्राई सिरप क्या, वो ड्राई सिरप का मतलब ये वो पाउडर की फॉर्म में आता है, उसमें आप गर्म पानी मिला लो, ठीक है, बॉइल्ड वाटर या डिस्टिल वाटर आप मिला लो और आप उसको शेक कर दो। शेक करने के बाद वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है, और उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम में कंज्यूम कर लेते हैं, वो वाला। तो ड्राई पाउडर भी बनाते हैं ये। अब जो एपीआई है वो एक्चुअली एपीआई जो है जितने एपीआई होता है उसका 60% तो ये डोमेस्टिक में खप जाता है, मतलब जो जितना एपीआई है उसमें 60% रेवेन्यू है ना वो डोमेस्टिकली आता है, भारत में ही खप जाता है, और 40% जो है वो एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह जो फॉर्मुलेशन का इनका जो काम है वो ये 28% जो है वो तो भारत में उससे रेवेन्यू आता है, और फॉर्मुलेशन के 72% जो है ना वो बाहर से आता है, ठीक है। तो ये सारी तो इनकी बिजनेस की बात हुई। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए स्ट्रेंथ ये कि एक तो ये 29 ईयर्स से इस बिज़नेस में है, तो कोई और लगातार ये सेफालोस्पोरिन्स और इससे रिलेटेड काम ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनके 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हैं और रेगुलेटेड मार्केट में एंट्री है। तो आप ये देखिए जो एक्सपोर्ट करना स्पेशली दवाई का वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो एक क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, पर्टिकुलर क्वालिटी आपको मेंटेन करनी हो, और फॉर्मुलेशन जैसे मैंने बताया ना 70-72% फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी एक ख़ास बात है। अब इनकी वीकनेस क्या है? देखिए ये जो सेफालोस्पोरिन है ना ये बड़ी पुरानी दवाई है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी वही दवाई ली, तो 20, 25, 30, 40 साल पुरानी ये दवाई चल रही है, और इस मार्केट में इतने सारे बनाने वाले हैं इसको कि अब मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एरिया हो चुका है ये। दूसरी जो सबसे बड़ी जो इनकी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके 2 बेटे हैं, और वो दोनों बेटे जो है ना उन्होंने एक फैमिली सेटलमेंट कर लिया। पहले दोनों इसी कंपनी में काम करते थे, बाद में उनको नहीं पसंद आया होगा तो उन्होंने अपने अपने वेंचर खोल लिए और फैमिली सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो पापा जी खुद रह गए एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, तो अब बात ये कि पापा जी के बाद आखिर इस कंपनी को कौन चलाने वाला है? तो ये जो इसमें प्रॉब्लम है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जब भी इस तरह की जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करें तो एक सक्सेशन प्लानिंग का भी एक एंगल अपने दिमाग में अवश्य रखें, है ना। इससे कंपनी को 360 डिग्री समझने में आपको मदद मिलती है। फाइनेंशियल्स तो अपनी तरह है ही, फाइनेंशियल हुआ, बिजनेस मॉडल हुआ, लेकिन ये एस्पेक्ट भी एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि कंपनी का क्या होगा। तो कंपनी ये कहती है कि साहब हम इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में दे देंगे, लेकिन उस प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करने वाला बोर्ड में कौन होने वाला है, ये एक बड़ा इसमें चैलेंज है। खैर, तो बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप की बात करें तो 534 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 534 करोड़ का। आरओई केवल 0.5% है, तो इतना कंपटीशन है और ये सब है तो 0.5% होने वाला। पी 31 का है तो बहुत ज़्यादा है पी। सेल कुछ बढ़ी नहीं है, 3 सालों में भी सेल कुछ बढ़ी नहीं है, प्रॉफिट 28% बढ़ा है। तो देखिए हर तरीके से ये जो कंपनी है ना वो देखिए कंपनी जो है ना ग्रोइंग कंपनी लेनी चाहिए जिसमें जो लीडरशिप हो वो एग्रेसिव हो और जिसने एक आध साइकिल देखा हो। अगर प्रमोटर की बात करें ना तो एक आध डाउन साइकिल इकोनॉमी का देखा हुआ हो। अब इन सज्जन के साथ तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात, आप कंपनी की परफॉर्मेंस में भी देख रहे हैं 0.5% का आरओई, तो एफडी में ही रख दूंगा, 6% तो शांति से वहीं मिल जाएगा। अब सौरभ प्रसाद जो हैं वो पूछते हैं थॉमस कुक के बारे में। तो एक ट्रैवल वाली कंपनी है और ट्रैवल एंड ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में ये है। और अब ये ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हुआ वो आपको मतलब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये। तो क्या है कि पहले समझ लेते हैं वर्टिकल कितने हैं। तो एक वर्टिकल इनका है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज में। तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज आप गए तो थॉमस कुक के आप एक्सचेंज काउंटर पे चले जाइए तो आप फॉरेन करेंसी आप ले सकते हैं,
है ना, मतलब चेंज करा सकते हैं, डॉलर ले लीजिए या यूरो ले लीजिए, ठीक है, या कोई फॉरेनर आया उसने डॉलर दिए और रुपी ले लिया, तो ये सारी सर्विसेज वो करते हैं। फिर फॉरेक्स कार्ड, भाई कार्ड ले लिया आपने, प्रीपेड जैसे कार्ड होता है वैसे में आपने डॉलर लोड करवा लिए, ठीक है, वो भी ये इशू करते हैं, वैलिड होता है काफ़ी सारे देशों में। फिर रेमिटेंसेस, आपको पैसा भिजवाना हो कहीं, ठीक है, ये। तो दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो ट्रैवल रिलेटेड है। तो मेन इनका एक्चुअली कोर काम जो है ना वो यही है। तो उसमें क्या है, दो पार्ट हैं, एक तो B2C और एक है B2B। अब B2C में क्या है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर वाले एस्पेक्ट में ये है कि जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे हनीमून के लिए जाना चाहते हैं या कहीं लीजर ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं या कहीं कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं किसी भी दूसरे कंट्री में, तो ये आपके लिए वो ट्रैवल, ठीक है, आपको सारा अरेंजमेंट करके दे देंगे, होटल का अरेंजमेंट भी कर देंगे, टिकट का अरेंजमेंट भी कर देंगे, सारे काम ये कर देंगे। तो एक तो काम ये, दूसरा क्या है वो, तो ये जो कैटेगरी है ना इसको लीजर एंड हॉलीडेज, इस तरह का ये कैटेगरी इन्होंने बना रखी जो B2C है। B2B में क्या है, ये कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। कंपनीज़ के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत से आप में से लोग जॉब में होंगे तो, और सेल्स के जॉब में होंगे, तो कंपनी जो एक प्लान करती है ना कि आपको जो है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या सेल्स टीम को हम मान लीजिए थाईलैंड ले जाएंगे या रशिया ले जाएंगे या इस तरह के जो स्विट्ज़रलैंड ले जाएंगे, तो उस तरह की जो कंप्लीट प्लानिंग है ना, वहाँ एंटरटेन करेंगे, वहाँ साइट सीइंग कराएंगे, तो वो सारे जो काम है ना वो B2C में आते हैं। तो इनका क्या है कि कॉरपोरेट ट्रैवल, ठीक है, वो, और एक जो जितने भी जैसे मैंने ये एस्पेक्ट आपको बताया कि जो टीम्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ उनको ये बताना है इतने लोगों को इतने दिन इस पर्टिकुलर कंट्री में घुमाना है, एंटरटेन करना है, ठहराना है और वापस लाना है, बस ये सारे काम आपको ये रेडीमेड करके दे देंगे। तो ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बिजनेस में, मतलब थॉमस कुक का। फिर ये जो इनके कुछ स्टर्लिंग हॉलीडे रिजॉर्ट, जो रिजॉर्ट वाले भी ये गए, तो रिजॉर्ट इन्होंने एक्वायर किए हैं स्टर्लिंग हॉलीडेज से, तो आप रिजॉर्ट में जाके रहिए, तो वो इनके साथ फिट है ही, भाई आप घूमने जाएंगे तो भाई हमारे रिजॉर्ट में ठहर जाओ। तो एक इनका वर्टिकल ये, और जो नेक्स्ट वर्टिकल है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्टिकल है, वो है डिजिटल इमेजिंग का वर्टिकल। अब ये क्या हुआ, तो ये जी आप जाएंगे तो आप क्या है, कैमरा ले जाते हैं, कई जगह कैमरा अलाउड नहीं होता, जो टूरिस्ट स्पॉट होती है वहाँ पर, तो कई जगह कैमरा अलाउड नहीं होता, कैमरा अलाउड होता है तो भी क्या है कि आप जैसे अपने फैमिली के साथ होंगे तो एक न एक को एंगेज करना पड़ेगा या किसी दूसरे को कहना पड़ेगा कि यार फ़ोटो खींच दे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इस सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने अलग अलग जो जहाँ पर भी ये लेके जाते हैं ना, जो भी स्पॉट्स हैं वहाँ पे इन्होंने अपने अपने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पॉट्स पे लगा रखे हैं, और ये क्या करते हैं अलग अलग एंगल से आपकी फ़ोटो वो क्लिक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं भाई कौन सी फ़ोटो आपको चाहिए, और फिर वो आपके मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या जिसके थ्रू है वो चार्जेबल बेसिस पे ले लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आदमी भी ये सोचता है यार मैं तो आराम से घूम रहा हूँ, देखो मेरा कितना बढ़िया एंगल से ले लिया, मुझे पता ही नहीं लगा था कितनी अच्छी फ़ोटो आई है। तो ये इनका एक बिजनेस वर्टिकल और है। तो अब इसमें जो रेवेन्यू का अगर मैं देख लूँ कि किस बिज़नेस से कितना आता है, तो जो ट्रैवल रिलेटेड है उससे इनका करीब 79% रेवेन्यू आता है। जो फ़ोटो वाला है जो है उससे करीब 11% रेवेन्यू आता है। जो रिजॉर्ट वाला जो बिज़नेस है उससे करीब 7% रेवेन्यू आता है। और जो फॉरेन रिलेटेड जो है ना वो, ठीक है, तो उससे करीब 3.5% 4% रेवेन्यू आता है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में इसमें ये है कि ये फंड भी कर देते हैं, ठीक है, इनका टाई अप है। तो भाई बात ये है कि आपको कहाँ घूमने जाना है, कि भाई मेरे को तो मान लीजिए मालदीव्स जाना है, तो मालदीव्स के लिए ये आपको सारा पैकेज जो है ना वो तैयार करके दे देंगे। ट्रैवल हमसे कराना, अरेंजमेंट हम आपका करवा देंगे, किसी बैंक से लोन आप उसको चुकाना। तो ये सारे अरेंजमेंट भी करते हैं। थोड़ा छोटा ही पार्ट है उनका, ये जितने फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एस्पेक्ट है कमी है। फिर इनका जो मार्केट कैप है, फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप जो है इनका वो 5800 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी 0.23 है, क्योंकि आपको बहुत सारा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। ROE जो है 14% है, एवरेज ROE है। PE 24 है, जो काफ़ी रीजनेबल PE है।
प्रमोटर के पास 64% है, FII के पास 4% है, DII के पास 9% है और पब्लिक के पास 21% है और 1% के आसपास जो है ना IDBI ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास है। ठीक है, अब इसमें अच्छी बातें क्या है, देखिए इनके पास बुके है, पूरा बड़ा नाम है थॉमस कुक का जो है, बड़ा नाम है ट्रैवल इंडस्ट्री में, बड़ी इनकी रेपुटेशन है और इनके पास सारी सर्विसेज हैं, एक्सपर्टाइज है, सारी सर्विसेज भी हैं। भाई आप रिजॉर्ट में ठहर जाओ, ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं ना वो सारे काम ये करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमसे ले लो, फोटो हमसे खिंचवा लो, रिजॉर्ट में हमारे साथ ठहर लो, अरेंजमेंट हमसे करवा लो, जितने भी काम है वो उनके पास है। बस इसमें जो डिसएडवांटेज है ना वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ट्रैवल और टूरिज्म जो है ना वो डिस्क्रेशनरी होता है। क्या, जब एक देशों की इकोनॉमी अच्छी चलती है, जब आदमी के पास पैसा होता है ना, तो वो टूरिज्म या ट्रैवल प्लान करता है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि आजकल बड़े फैशन में है कि कोई भी ऐसा आप आपके आसपास ये देखिए कि जो घूमने फिरने में विश्वास नहीं करता हो। तो अब ये जो इंडस्ट्री जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ना, उसमें इस तरह की कंपनीज के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। लेकिन फिर भी आप जो इसके कई जो एस्पेक्ट हैं उसको आप कंसिडर करके ही इस शेयर में कोई अपना निर्णय लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। मेरी इस शेयर में या किसी भी अन्य शेयर में जिनका मैंने जिक्र किया उसमें खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।